जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू। हमारा आज का टॉपिक रहेगा हार्सपर्न डिजीज़ की जा सकता है मतलब ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डीपली। ये हमारे अंग में या बेबीज़ के जो उसमें कैसे अराइज होता है उसके बारे में हम देखेंगे। हार्ड वर्किंग सक्सेस द एक्टिव सक्सेस द थिंकिंग्स एंड विथ उसके साथ भी हार्ड वर्किंग्स। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, उस पे काम नहीं करेंगे, तब तक सक्सेस आपको अचीव नहीं होगी। इंडिपेंडेंट बनना बहुत आवश्यक है पर्सन्स के लिए। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टाइम इंट्रोडक्शंस ये रहेगा कि हस्पंग जो डिजीज़ होता है वो होता कैसे है, ठीक है। इंट्रोडक्शंस में हस्पंग डिजीज़ कैसे होता है, तो जैसे कि ये हमारा हो गया कॉलन। कॉलन होते हैं जैसे ये ट्रांसवर्जन कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ये रेक्टल हो गया, ये एनस हो गया, ठीक है। ये हो गया कि ट्रांसवर्जन कॉलन, डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रांसवर्जन, ठीक है। 3 कॉलन्स प्रेजेंट होते हैं, अपेंडिक्स से शुरू होता है हमारा कॉलन। ओके, तो ये जो होता है कि हमारा डिसेंडिंग कॉलन जो होता है, इतना डिसेंडिंग ऑब्स्ट्रक्शंस किसी प्रकार का आ जाना, या आप बोल सकते हैं कि ये कंजेनाइटल कंडीशंस होती है जीआई सिस्टम का। कॉलोनिक कंजेनाइटल डिजीज होती है जो अफेक्ट करती है लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलोन को, ठीक है। कॉजिंग बाय द सेवरल कॉन्स्टिपेशंस, ये कॉज करती है बेबीज़ में कॉन्स्टिपेशंस, बावल ऑब्स्ट्रक्शंस, मतलब कि जो बच्चा स्टूल पास कर रहा है तो वो जैसे कि पास नहीं कर पाएगा। कॉन्स्टिपेशंस मीन्स क्या होता है कि हार्ड वर्क स्टूल हो जाता है, ठीक है उसमें। और जिसकी वजह से वो हार्ड वर्क स्टूल होगा, अगर किसी पाथवे में कोई चीज़ है हार्ड वर्क स्टूल हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा ही, वो उस पाथवे को क्या करेगा कि रोक देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि उस पाथवे को रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बेबी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। अगर कोई पाइप है, ठीक है, ये जैसे पोल है, यहाँ से आप ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसमें से पानी जा रहा है, तो ये पानी जो होता है कि बैक फ्लो मारना स्टार्ट कर देगा, या तो इस पाइप को फाड़ देगा या तो ब्लैक फ्लो मार के उल्टी कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस बेबी में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम डीपली डिस्कस करेंगे कि इसमें होता कैसे है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट। जैसे कि ये हमारा कॉलोन प्रेजेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा इंटेस्टाइनल कॉलोन है, ठीक है। तो उसमें एगैंग्लियोसिस, एंगैंग्लियोनिसिस क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ गैंग्लियन। गैंग्लियन सेल का फंक्शंस करती है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो गैंग्लियन सेल जो होती है ये सेंसरी फंक्शंस करती है। एक सेंसरी सेल्स होती है जो नर्व सेल होती है, सॉरी, सेंसरी फंक्शंस करती है, जो कि प्रोसेसिंग स्ट्रेन मीनिंग्स जो होती है कि जो हमारा कॉलोन होता है उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट में करवाने में हेल्प करती है। पेरिस्टालसिस मीन्स होता है कि कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन करवाएगी, कि फूड मटेरियल्स को आगे भेजने की या पुश आउट करने का हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि गैंग्लियोनिक इम्पल्सेस होते हैं कि हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देते रहते हैं कि हमें बाथरूम या बोल सकते हैं कि टॉयलेट करना है, नहीं करना है, ये सिग्नल्स देते हैं। ये एक बोल सकते हैं कि कंट्रोलेबल नर्वस सिस्टम्स इसमें प्रेजेंट काम करते हैं, ठीक है। ये इम्पल्सेस को लेके जाना, लेके आने का भी काम करते हैं। और टचिंग पेन, अगर आपको कॉन्स्टिपेशंस वगैरह हो रहा है तो पेन वगैरह होता है तो वो भी गैंग्लियोनिक सेल का फंक्शंस होता है, वो लेके जाती है अपने ब्रेन तक, पहुँचाती हैं कि आपको पेन हो रहा है। टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, कंटेनिंग ऑर्गन्स वगैरह में सब में प्रेजेंट होती है, जैसे पिगमेंट सेल्स वगैरह में प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन गैंग्लियोनिक सेल्स में प्रेजेंट होती है ये गैंग्लियोनिक सेल। और भी एंडोक्राइन सेल्स वगैरह, मेसो कैमल सेल जो होते हैं उसमें ऑस्टियोसाइटोसिस में मतलब बोन वगैरह में ये प्रेजेंट होती है, ओके। तो क्या करती है कि ये उस गैंग्लियोनिक सेल जब बावेल मूवमेंट में बोल सकते हैं कि हमारा कॉलोन में, बेबी के कॉलोन में क्या होगा कि यहाँ पे अब्सेंट होगा। तो अब्सेंट होगा तो जो फूड मटेरियल्स जा रहे हैं तो पास आउट करवा नहीं पाएगी, या बोल सकते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट रोक देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे कॉलोन में ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज कर देगा। न्यूरॉन कैस्टर सेल माइग्रेशंस हो जाएगा ड्यूरिंग एम्ब्रॉय। अगर आप ड्यूरिंग एम्ब्रॉय मतलब कि जब गर्भ में बच्चा हो तो उसमें डेवलप्ड एंड न्यूट्रिशन क्रिस्टल, मतलब जब बोल सकते हैं कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो ये गैंग्लियोनिक सेल वहाँ पे अब्सेंट होंगी, ठीक है। किसी कारण जेनेटिक के वजह से, किसी भी कारण ये न्यूरॉन जो सेल होती हैं वो अब्सेंस होंगी। जो क्रिस्टल सेल होती है, सभी सेल होती है, जैसे पिगमेंट सेल हो गया, न्यूरॉन सेल्स हो गए, एंडोक्राइन हो गया और ओस्टियो हो गया, ये सब
सेल्स क्या होती हैं उसमें प्रेज़ेंट नहीं होती है ड्यूरिंग एम्ब्रॉय, ठीक है? डेवलप नहीं हो पाती है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो बाउल में रिज़ल्टिंग फ्रॉम बाउल में गैंग्लियोनिक जो सेल होगा वो एब्सेंस हो जाएगा। जब गैंग्लियोनिक सेल जो होंगे, ये गैंग्लियोनिक सेल मान लीजिए ये एब्सेंट होगा तो उसके बाद क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पे जो कॉलन होगा उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएगा और जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है इस ऑब्स्ट्रक्शन को पुश आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि गैंग्लियोनिक प्रेज़ेंट नहीं है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस होगा तो क्या होगा कि जब बेबी का जो बावेल मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि लीड करेगा कि ऑब्स्ट्रक्शंस लीड किया तो उसके बाद क्या होगा कि ब्लैक फो बेबी उल्टी के थ्रू क्या होगा कि म्यूकोनियम पास करेगा या उल्टी के थ्रू वो अपने स्टूल को पास कर सकता है। ऐसा भी कंडीशन आएगा जब वो वोमिटिंग के थ्रू स्टूल को पास करेगा तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं बेबी में, इन्फेक्शंस वगैरह, बेबी की डेथ भी हो सकती है, अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ओके, इसको अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर बेबी डिलीवर हो गया है, अगर 42 आवर्स में 45 आवर्स में अगर बेबी ने म्यूकोनियम नहीं पास किया, पहला स्टूल नहीं पास किया है या तो ड्यूरिंग डिलीवरी के पहले ही म्यूकोनियम पास आउट हो जाते हैं, डिलीवरी के थ्रू पता चलता है बेबी ने टॉयलेट किया है। हाँ, तो वहाँ पे म्यूकोनियम पास आउट कर देते हैं तो ठीक है, स्प्रेड ना कर पाए। बस अगर आप डिलीवरी के टाइम ठीक है म्यूकोनियम पास किया बेबी तो उसको स्प्रेड कर लिया तो उसको मेनिंजाइटिस, अदर्स न्यूरॉन प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो स्प्रेड नहीं करता है, ठीक है? एयर कंडीशंस में करते हैं, एयर कंडीशंस में उसके म्यूकोनियम पास करते ही क्या होता है, डिलीवर करा लिया जाता है, ठीक है? तो बचा लिया जाता है। जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज करेगा ही, तो इसकी वजह से जो कॉलन होगा, कॉलन क्या होगा कि सूज के बड़ा हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा तो उसमें इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस हो जाएगा जिसकी वजह से बेबी का ऐसा स्टमक वगैरह ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है? जो न्यूरॉन ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स बेबी को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। न्यूनेटल्स प्रेजेंटेशंस अगर हम बोर्न बेबी का अगर नए-नए बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है? उसका एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो उस डिटेली पास देखेंगे कि अगर हमने फर्स्ट वन क्या करने हैं कि एग्जामिनेशंस, अगर बेबी ऐसा है ठीक है म्यूकोनियम पास किया है कि नहीं किया है, बेबी नवजात शिशु का देखेंगे एंड एब्डोमिनल चेक करेंगे, उसका एब्डोमिनल में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है, वहाँ पे कोई रुकावट तो नहीं, उसे गैस वगैरह तो नहीं बनाया है, ठीक है? वो सब देखेंगे, बेबी वोमिट तो नहीं कर रहा है, वो सब देखेंगे हम। न्यूनेटल प्रेजेंटेशंस में ऐसे देखने को मिलेगा अगर बेबी का ऑब्स्ट्रक्शंस है, उस कारण ऑब्स्ट्रक्शंस है तो उसमें क्या होगा कि एब्डोमिनल में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, बेबी वोमिट करने को देखने को मिलेगी और मेकोनियम से उसी में रहेगा, पेट में उसके बास नहीं है, अब पास आउट नहीं होगा, ठीक है? कॉन्स्टिपेशंस देखने को मिलेगा बेबी में, कॉन्स्टिपेशंस इसलिए देखने को ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा है, बेबी पास आउट कर ही नहीं पा रहा है तो कॉन्स्टिपेशन देखने को सेवरल द कॉन्स्टिपेशंस तो हेलमार्क ऑफ सिम्टम्स टू जैसे कि रिक्वायरिंग एनेमिक एमन्स जो होगा कि रेक्टली इरिगेशंस किया जाएगा। इसमें अगर बेबी को कॉन्स्टिपेशंस तुरंत अगर हमने असेस कर लिया है तो कॉन्स्टिपेशंस अगर पाथवे ठीक है, कॉन्स्टिपेशंस हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शंस है, ठीक है, मेकोनियम वहाँ पे जमा हुआ है, तो हम इरिगेशंस के थ्रू उस मेकोनियम रेक्टल के थ्रू क्या होता है कि कोलन से निकाल लेते हैं, ठीक है, बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन होता है कि नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स होता है कि फेल्योर ऑफ द थ्राइव्स ये देखने को मिलेगा कि जो स्फिंक्टर होती है हमारी जब हम जब स्टूल पास आउट करते हैं अपने कंट्रोलरी मसल्स होती है, हम जब चाहें तब पास कर दे, जब चाहे नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो जो स्फिंक्टर दोनों तरफ होती है, स्फिंक्टर बोलते सकते हैं, दीवार दोनों तरफ होती है कि दीवार को बंद कर दो, बंद ठीक है, तो स्टूल पास आउट नहीं होगा। तो वो क्या होता है कि ये स्फिंक्टर जो होते हैं ये क्या होता है कि ट्राइस जो होते हैं इन फ्रंट के एक्सपीरियंस फेल्योर हो जाते हैं बेबीज़ के बेबी जो होता है कि ये भी फेल्योर हो जाते हैं और बेबी क्या होता है कि बेबी में ये मैच्योर भी नहीं होते हैं ना, स्फिंक्टर जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते, लेकिन बेबी जब टॉयलेट कर रहा होता है जो प्रेशर लगाता है वो प्रेशर भी नहीं लगता है और उनका जो गैंग्लियोनिक इम्पल्सेस है वो फेल्योर हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि कॉलन पे कोई फंक्शन नहीं कर पाता है। इनएडिक्वेटेड न्यूट्रिशंस जो होता है कि बेबी नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फेल्योर होता है, न्यूट्रिशंस भी नहीं ले पाते बेबी, एब्डोमिनल जो होता है उसका स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है, जो कॉलन होगा वो स्वेलिंग हो जाएगा। अभी हम पिक्चर दिखाएंगे कैसा होता है, स्वेलिंग हो जाता है कॉलन, तो क्या होता है कि
न्यूट्रिशंस की भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, बेबी कुछ ऐसा दिखेगा जैसे पिक्चर्स में हमारी है, ठीक है। कोलिस्टी क्या होता है कि अदर पोटेंशियली लाइफ टू थ्रेटनिंग कंडीशंस कॉम्बिनेशंस हो जाती है, जैसे करेक्टराइज बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द बावल। उस बावल में इन्फ्लेमेशंस वगैरह देखने को मिलेंगी, बेबी का न्यूट्रिशन लो हो जाएगा तो बेबी कुछ इस तरह पर दिखेगा, उसका एब्डोमिनल फुला फुला दिखेगा, आई मीन स्वेलिंग दिखेगा, और ये सारी कंडीशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बोल सकते हैं कि हम डायग्नोसिस क्या-क्या करेंगे, तो फर्स्ट वन हम एग्ज़ामिनेशन करेंगे, जैसे कि इसमें पिक्चर्स में दिखाया गया है, कॉलन ऐसे सोच के बड़ा हो जाएगा, उसको वैसे ही इरिगेट वगैरह करते हैं, ऐसा नहीं सही हुआ है, इरिगेशंस वगैरह से नहीं हुआ है, एनीमिया वगैरह दिया बेबी को नहीं सही हुआ है, तो क्या करेंगे कि कॉलन का सर्जरीज होते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर वो बहुत अच्छे से ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज कर लिया है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया उसमें, जैसे ये कॉलन है, कॉलन में अच्छे से ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से ये नेक्रोटिक वगैरह हो गए हैं, तो ये कॉलन को कट करके ये एब्डोमिनल के रास्ते बाहर की तरफ क्या होता है कि एक स्टूल बैग होता है, लगा देते हैं एब्डोमिनल में। हाँ, ठीक है। तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस क्या-क्या करेंगे अगर बेबी आया है ऐसे 24 हावर्स में क्या हो रहा है कि वो मेकोनियम नहीं पास किया है, बेबी को पास करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं डिलीवरी के बाद या उसके बाद, तो क्या हो रहा है कि हम क्या-क्या डायग्नोस करेंगे, तो फर्स्ट वन क्लिनिकल पीसीएस देखेंगे, क्लिनिकल डायग्नोस करेंगे कि आफ्टर सस्पी बेस्ड ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस देखेंगे कि बेबी को क्या-क्या, मतलब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन अच्छे से करेंगे। रेक्टल बायोप्सी करेंगे, रेक्टल बायोप्सी में ये चेक करेंगे तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है कि डायग्नोसिस होता है रेक्टल बायोप्सी, ठीक है, बायोप्सी वाला, शोइंग बाय ऑब्स्ट्रक्शंस एंड गैंग्लियोनिक सेल प्रेजेंट है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ऑब्स्ट्रक्शंस है कि नहीं है, उसमें ये मॉनिटर कर लेंगे। इमेजिंग स्टडी, इमेजिंग स्टडी में एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन्स भी कर सकते हैं कि जो एब्डोमिनल में कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन, किस जगह ऑब्स्ट्रक्शंस है, ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, वहाँ पे हार्डनेस है वो कि नहीं है, सब एग्जामिनेशन इसमें एक्सरे में कर लेते हैं कि किस में प्रेजेंट है, इन्फ्लेमेशंस वगैरह जो भी है वो किस में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन होगा कि मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशंस में ये देखेंगे कि उसका उसको क्या होता है कि रेक्टल को उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस को कैसे रिमूव करना है, उसको रिपेयर करना है, या गैंग्लियोनिक बावेल जो होता है सेगमेंट, वहाँ पे रिएक्शंस कैसा कर रहा है उसको इन्वॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका यही ट्रीटमेंट या रिपेयरमेंट होता है, ठीक है। सम फॉर्मेशंस में क्या होगा कि स्टोमा फॉर्मेशंस में टेम्पोरली क्या करेंगे, स्टोमा में बी द क्रिएटेड टू द आवर टू द बावेल हिल। क्या होता है कि इसमें जो होता है कि बावेल को क्लीन करते हैं, ठीक है, ऐसे उसका रिपेयरमेंट करते हैं, नहीं तो ये एब्डोमेन से बाहर निकाल देते हैं, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है तो स्टोमा कर देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या क्या करेंगे, तो क्लोज द मॉनिटरिंग्स फॉर द पोटेंशियली कॉम्प्लिकेशंस, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होने वाले, इन्फेक्शंस वगैरह होने वाले, अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं, उनको हम प्रिवेंट करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव में, और बेबी को बेबी के मदर्स वगैरह को साइकोलॉजिकली सपोर्ट्स वगैरह देंगे, अदर्स प्रॉब्लम्स को, और उसके टाइम जो मेडिकेशंस वगैरह हम अप्लाइड कर रहे हैं तो वो मेडिकेशंस वगैरह जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग वगैरह हो गए, पेन किलर्स हो गए, अदर भी एमोक्सिसिलिन हो गई, सूखने की दवा जो भी हो गई, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से हम देंगे और साइकोलॉजिकली सपोर्ट भी प्रोवाइड करते रहेंगे। कोलिस्टिक क्या होता है कि बावल ऑब्स्ट्रक्शंस जो होता है कि ये बावल ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया, उसका सर्जरी भी तो होता है, उसे बावल को कट करके क्या होता है कि बावल को कट करके फिर से बावल को जोड़ देते हैं, या तो यहाँ का टिश्यूज एंड सेल खराब हो गया तो फिर से इसे रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। और अगर एकदम से ये ऑब्स्ट्रक्शंस परमानेंटली एकदम अफेक्ट हो गया, पूरा ख़राब हो गया है, तो ये क्या करेंगे कि एब्डोमिनल से इस इंटेस्टाइन को एब्डोमिनल के थ्रू क्या करेंगे, निकाल के बाहर बैग लगा देते हैं, स्टूल बैग, ठीक है। ये होगा मैनेजमेंट हमारा। एंड मोस्ट वन इम्पॉर्टेंट होता है कि जो सर्जरी के पहले कंसर्ट वगैरह फाइल साइन कराने होते हैं, अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो उसके लिए हमें मेंटेन करने होते हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। सेकंड वन हो गया कि सेकेंड वन है टाइप्स ऑफ द, ये सेगमेंट का जो कॉलन सेगमेंट है, ठीक है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं कॉलन सेगमेंट में होने वाले हेयरस्पंग डिजीज़ को, ठीक है। तो शॉर्ट सेगमेंट डिजीज़ फर्स्ट वन होता है, शॉर्ट सेगमेंट डिजीज़, इसमें इन्वॉल्व होगा जैसे कि ये हमारा हो गया
ये हो गया हमारा अपेंडिस, ये ट्रांसवर्जन कॉलोन, ये डिसेंडिंग कॉलोन, ये रेक्टल हो गया, ये एनस हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि शॉर्ट सेगमेंट डिजीज में क्या होगा कि हर्सबर्ग डिजीज में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अफेक्टिंग टू रेक्टल सेगमेंट, ये रेक्टल वाला जो पार्ट होगा ये एनस वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये जो रेक्टल वाला पार्ट होगा ये बस यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे इन्वॉल्विंग इन्फ्लामेशन देखने को मिलेंगी, ये फूला फूला या बोल सकते हैं यहाँ पे एडिमा देखने को मिलेगा। इसमें जो शॉर्ट टर्म वॉल्यूम होता है तो यहाँ से इरिगेशंस के थ्रू इसको निकाल लेंगे, ये म्यूकोनियम्स कोई भी स्टूल्स वगैरह जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकाल के रिमूव कर देंगे, और भी मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे ताकि जो नर्वस सिस्टम हो बेबी का वो प्रॉपर तरीके से काम करे, ठीक है। और मोस्ट कॉमन टाइप्स ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट ये ज़्यादा देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म वाला। और लॉन्ग सेगमेंट जो डिजीज़ होगा तो अफेक्टिंग लॉन्ग सेगमेंट ऑफ द कॉलन, ये लॉन्ग सेगमेंट अब कॉलोन, जैसे कि ये पूरा लॉन्ग सेगमेंट है, पूरा कॉलोन है, उसको ये क्या करेगा कि चपेट में अपने लेगा या इसमें रहेगा। टोटल कॉलोन सेगमेंट जो होता है कि टोटल कॉलोन सेगमेंट पूरा सेगमेंट जो होता है कि इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाना, एक्टिविटी उसकी हो जाती है लो, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व पूरा सेगमेंट होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या देखने को मिलेंगे, इंटेरो कोलाइटिस, इंट्रोकोलाइटिस में पोटेंशियल्स लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोलाइटिस जैसे कि इन्फ्लामेशन सारे जैसे कोलन पूरा हो गया, पूरा कोलन में इन्फेक्शन हो जाएंगे, पूरा कोलन क्या होता है नेक्रोसिस की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। बावल ऑब्स्ट्रक्शंस में क्या देखेंगे कि बावल ऑब्स्ट्रक्शंस पूरा कॉम्प्लिकेशंस में अगर ट्रीट नहीं करा है, पूरा बावल मूवमेंट जो होता है कि बावल पूरा गैस्ट्रिक सिस्टम्स का जो पाथवे है, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्शन कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा। फीकल टेंसिस, fecal infection may be occurring by the damage to the anal and sphincters, जो बेबी का स्पिंक्चर्स होगा, जैसे हमने बताया कि एक जैसे कि यहाँ पे ये हमारा कॉलिन हो गया, दो यहाँ पे जो एनस होता है यहाँ के साइड एक स्पिंक्चर होता है और एक अंदर के साइड इनर साइड एक्सटर्नल इंटरनल स्पिंक्चर होते हैं, वो क्या होंगे डैमेज हो जाएंगे, बोल सकते हैं कि अनफंक्शनिंग हो जाएंगे। ये स्पिंक्चर्स जो होता है कि स्टूल को पास कराने में, स्टॉप कराने में, रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। ये सब होते हैं। अब प्रोग्नोसिस में क्या करेंगे, गुड प्रोग्नोसिस में उसका सर्जरी इंटरवेंशंस उसका गाइडलाइंस जो भी होंगे वो उसको सपोर्ट करने के लिए कहेंगे, ठीक है। मेडिकेशंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट रखे, बेबी कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा उसके बारे में देखना, सब पोजीशंस वगैरह के बारे में फॉलो करवाएंगे। चाइल्ड हेल्प टू गुड प्रोग्नोसिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, चाइल्ड जो ताकि अच्छे से रिकवर हो जाए। नेक्स्ट वन होता है कि लॉन्ग टर्म फॉलो द रेगुलर following up the necessarily to the monitors for this potentially complications and bowel functions। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि ये फोकस नेसेसरली क्या है बच्चे के लिए, न्यूट्रिशंस वगैरह उसको मॉनिटर करना है, मेडिकेशंस वगैरह क्या क्या चल रहा है उसको मॉनिटर करते रहना है टाइम टू टाइम, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करते हुए हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने हैं, बाउल फंक्शंस को चेक करते रहना हमेशा, ठीक है। अब हमने बताया कि ये सारे प्रोग्नोसिस होते हैं, ठीक है। प्रोग्नोसिस में आप एडवाइस दे सकते हैं, गुड एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन दे सकते हैं अच्छे से कि ताकि बेबी प्रिवेंट रहे, प्रिकॉशंस ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।